हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक वैकेंसी आई थी कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की। उसी से रिलेटेड कई सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि सर इसके लिए कुछ यूट्यूब पर लेके आइए। तो देखिए, मैं कोई बैच नहीं लॉन्च करने वाला हूँ। यूट्यूब पे ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज रहेगा जिसके तहत आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको कंप्यूटर अवेयरनेस, जो 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनिंग। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, डेली इस पर कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। तो आज ये पहला क्लास है जिसके तहत हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। और इससे रिलेटेड थ्योरी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है अपने चैनल में, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। क्या यह केवल गणना करने के लिए उपयोग होने वाला एक यांत्रिक उपकरण है, यानी कि एक मैकेनिकल डिवाइस है ओनली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, या फिर यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। केवल एक संग्रहण उपकरण है, यानी कि कोई स्टोरेज डिवाइस है, या फिर कोई एक आउटपुट डिवाइस है। तो इससे आपको आंसर का अंदाजा लग गया होगा। आप लोग साथ साथ इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा स्क्रीन पॉज करके। देखिए, कंप्यूटर जो है बेसिकली एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है और साथ में इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है। सिर्फ अगर ऑप्शन ए की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ दिया गया है अ मैकेनिकल डिवाइस ओनली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। कंप्यूटर का बहुत सारे कार्यों में से एक कार्य होता है कैलकुलेशन करना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिया गया है कि वह केवल गणना करने के लिए। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर की बात करें तब ये ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन कंप्यूटर कैलकुलेशन के अलावा भी बहुत तरीके का कार्य करता है। यह डेटा एक्सेप्ट करता है किससे, हमसे, यानी कि यूजर से। उसको प्रोसेस करता है जैसा हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर हम लोगों ने जो डेटा दिया, जो इनपुट दिया, हम लोगों ने बोला कि ये करना है, तो कंप्यूटर वही कार्य करता है। अगर वीडियो चलाना है तो वो वीडियो चलाएगा, अगर कोई सॉन्ग प्ले करना है तो वो सॉन्ग प्ले करेगा, और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसको प्रोसेस करके हमें प्रोवाइड करता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मूल कार्य प्रणाली को कौन सा चक्र दर्शाता है, यानी कि कंप्यूटर का जो बेसिक वर्किंग है, इन चारों में से कौन सा ऐसा साइकिल है जो रिप्रेजेंट करता है इसके बेसिक फंक्शंस को, बेसिक कार्य प्रणाली को। या सीपीयू साइकिल, रैम साइकिल, आईपीओ साइकिल, या फिर रोम साइकिल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आईपीओ साइकिल। देखिए, आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब इसको एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं। कंप्यूटर का बेसिक काम यही रहता है, यूजर के द्वारा इनपुट को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना। यूजर ने किस तरीके का इनपुट दिया है, क्या उस पर प्रोसेस करना है। अगर हमने इनपुट दिया है, चाहे वो किसी भी इनपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से, माउस से, माइक्रोफोन से, ये जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं इनपुट दे रहा हूँ माइक्रोफोन से, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है। यहाँ उसके प्रोसेसर के पास जा रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है कि अच्छा, एक ये वॉइस कमांड है, इसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो वो जो सीपीयू है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो उसको एनालाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद फिर वह आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो यही बेसिकली तीन फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के। सबसे पहले वो इनपुट लेगा, जब तक हम उसे कुछ इनपुट नहीं देंगे तब तक वो प्रोसेस क्या करेगा। इनपुट कहने का मतलब कि हम लोग उसको कोई काम दे रहे हैं, ये काम करेगा, और फिर उसके बाद काम करने के बाद ये रिजल्ट हमें देता है आउटपुट के फॉर्म में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे प्रति सेकंड लाखों गणनाएं करने में सक्षम बनाती है, यानी कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो यह उसको कैपेबिलिटी देता है कि वह मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही सेकंड में उसको प्रोसेस कर दे। क्या स्टोरेज, एक्यूरेसी, स्पीड, या फिर डिलीजेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीड, यानी गति। एक कंप्यूटर को एडवांस्ड कब माना जाता है, जब वो हाई स्पीड का होता है। मतलब जितना ज़्यादा कंप्यूटर एडवांस्ड होगा उतना ज़्यादा उसका स्पीड होगा। अगर सपोज करिए कि कोई कंप्यूटर है पुराने ज़माने का, आज से आप 20 साल पहले का कंप्यूटर उठा लीजिए, उस पर आप 2 या 3 टास्क करिए, वो देखिए हैंग करने लगेगा। लेकिन आज के समय का आप लेटेस्ट हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन का आप अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करते हैं, या फिर मोबाइल का ही आप उदाहरण ले लीजिए जिसका कॉन्फ़िगरेशन हाइयर रहता है, रैम ज़्यादा रहता है, उसका प्रोसेसर ज़्यादा रहता है, तो वो क्या करता है, जल्दी हैंग नहीं करता। हैंग करने का मतलब यही है कि उसकी कैपेबिलिटी कम है, वह ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एक बार में प्रोसेस नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमारा मोबाइल या कंप्यूटर हैंग कर जाता है तो हम कई सारे टास्क को बंद करते हैं, तब जाके हमारा मोबाइल या कंप्यूटर स्मूथली परफॉर्म करता है। तो ये जो स्पीड है वही ऐसी विशेषता है जो कंप्यूटर को एक सेकेंड में कई सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को कौन नियंत्रित और समन्वित करता है, यानी कि उसके कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो सारे एक्टिविटीज जो कंप्यूटर में हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। एएलयू, सीयू, रजिस्टर, या फिर रैम।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के अंतर्गत सीयू होता है, एलयू होता है। एलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये कंट्रोल यूनिट ये ऐसा कंपोनेंट है जो पूरे ऑपरेशंस को ये देखता है, इसी के देख रेख में सारे कैलकुलेशन और टास्क होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बिजली बंद होने पर कौन सी मेमोरी अपना डेटा खो देती है? रोम, हार्ड डिस्क, रैम या एसएसडी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रैम। अगर इसके बारे में थ्योरी आप पढ़ना चाहते हैं पूरे अच्छे तरीके से, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट में इसको पढ़ाया। हालांकि कंप्यूटर नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें एमएस वर्ड हो गया है या फिर आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, पूरा थ्योरी मैंने लेक्चर पढ़ाया है जिसमें डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं और यहाँ एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। तो यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेमोरी है इन चारों में से जिसमें अगर बिजली कट जाती है यानी कि लाइट ऑफ हो जाती है तो उसमें जो डेटा रहता है वो खो जाता है। इसका आंसर मैंने बताया था रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक तरीके का प्राइमरी मेमोरी है जो जिसका नेचर होता है वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। अगर आप कोई भी टास्क करते हैं सबसे पहले ये रैम के पास ही जाता है और वो उसी समय तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर में पावर है यानी कंप्यूटर ऑन है या फिर आप उस पर कार्य कर रहे हैं। जैसे ही उस टास्क को आप काम करना बंद करते हैं वो रैम से ऑटोमेटिकली हट जाता है। फिर जैसे उस कार्य को आप करना शुरू करते हैं वो रैम में वापस से चला जाता है। और काम करते वक्त अगर आपका कंप्यूटर किसी भी कारणवश ऑफ हो गया या तो आपने खुद से ऑफ कर दिया या फिर पावर ऑफ हो गया तो वह डेटा उसके अंतर्गत खो जाता है, मतलब कि वह खत्म हो जाता है। लेकिन रोम, हार्ड डिस्क और एसएसडी में ऐसा नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू, यह सवाल है कंप्यूटर मेमोरी से, उसके साइज के बारे में। तो 1 बाइट कितना के बराबर होता है? 4 बिट्स, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8 बिट। देखिए मेमोरी क्लासिफिकेशन इस टेबल्स के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। इस तरफ दिया गया है यूनिट और ये रहा साइज। ये भी मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी में समझाया है कि किस तरीके से मेमोरी का क्लासिफिकेशन होता है। तो बाइट बराबर सबसे छोटा यूनिट जो होता है वह होता है कंप्यूटर में बिट। ये या तो 0 या फिर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 अगर एक 0 होगा तो वह 1 बिट को रिप्रेजेंट करेगा और अगर 1 लिखा है तो 1 बिट को रिप्रेजेंट करेगा। यह सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी के मामले में। फिर उससे बड़ा होता है निब्बल, वह 4 बिट के बराबर होता है। फिर होता है आपका 1 बाइट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, जिसके बारे में क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। फिर 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। इस तरीके से करके हम लोग देख सकते हैं हाईएस्ट जो मेमोरी यूनिट होती है वह योटा बाइट, और योटा बाइट बराबर कितना होता है? 1024 जेटा बाइट। तो ये देखिए एग्जाम में हो सकता है ऐसे सवाल पूछ दिए जाएं, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हम लोग अभी जो भी मेमोरी साइज देखें मैक्सिमम साइज वह टेराबाइट में ही, चाहे आप हार्ड डिस्क की बात करें या फिर एसएसडी की बात करें, वह टेराबाइट में ही हमने देखा है। ये सब इस्तेमाल होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर में या फिर मेन फ्रेम वगैरह में। हम लोगों की इतने बड़े यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेमोरी यूनिट इज लार्जर? ये भी मेमोरी यूनिट से ही है। तो क्या इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है? एमबी, केबी, जीबी या फिर बाइट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीबी। जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। यहाँ देखिए इसको भी मैंने एक टेबल के माध्यम से समझाया है। सबसे छोटा होता है बिट, ये रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल बी से। फिर उसके बाद बड़ा होता है आपका निब्बल, निब्बल से बड़ा होता है बाइट, ये देखिए कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया रहा है। अब कई बार एग्जाम में या कई जगह आप देखते होंगे जैसे किलो बाइट हो गया या फिर मेगा बाइट, जो हमारा डेटा रहता है मोबाइल डेटा, तो उसमें हम लोग देखते हैं इतना मेगाबाइट पर सेकेंड या फिर इतना मेगाबिट पर सेकेंड। तो अगर एमबी लिखा रहे, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ कैपिटल में रहे तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेगा बाइट को। लेकिन कई जगह आप देखते होंगे इस तरीके से भी लिखा हो रहता है MBPS यानी मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो ये मेगा बिट्स हो गया और ये मेगा बाइट, ये बड़ा यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग गौर करिएगा जब अपना डेटा आप लोग देखते हैं मोबाइल डेटा, तो उसमें आप लोग देखिएगा कितने स्पीड से वह डाउनलोड हो रहा है या अपलोड हो रहा है। क्या वह KBPS इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है यानी किलो बाइट पर सेकेंड, या फिर वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप लोग हमेशा देखिएगा वो ऐसा लिखा रहेगा किलो बिट्स पर सेकेंड। वो छोटे यूनिट से अपलोड करता है या फिर डाउनलोड करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सवाल है। सॉफ्टवेयर भी हम लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन चारों में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विंडोज। विंडोज के अलग अलग वर्जन होते हैं, विंडोज 10 हो गया, 11 हो गया, अभी सबसे लेटेस्ट विंडोज 11 चल रहा।
तो यहाँ देखिए विंडोज़ जो है उसके बारे में कोई वर्जन नहीं लिखा हुआ है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही कोई प्रोग्राम हम लोग उस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल का उदाहरण ले लीजिए, किसी के पास एंड्रॉयड होगा या फिर एप्पल के अगर होंगे तो उसमें आईओएस होगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। अब इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो यूज़र यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। जैसे सपोज करिए कि आपके कंप्यूटर में ये स्टोरेज लगा हुआ है, एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क लगा हुआ है 200 जीबी का या 500 जीबी का। तो इसमें कोई फाइल रखने के लिए या फिर इससे निकालने के लिए आप कभी भी इस्तेमाल करिएगा तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का आप डायरेक्टली उसमें हाथ डाल के तो निकाल नहीं सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या देखना चाहते हैं तो वो आप इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी हार्डवेयर होता है। तो बेसिकली अगर इसका उदाहरण बोला जाए या फिर इसका मतलब बोला जाए सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो वो एक तरीके का ब्रिज होता है जिसके माध्यम से एक यूज़र हार्डवेयर को यूज़ करता है। अगर हमारे मोबाइल में सीपीयू है, फास्टेस्ट सीपीयू हमने लगाया है लेटेस्ट, तो उसको यूज़ करने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी को यूज़ करने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से समझिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूजर टास्क, यानी उपयोगकर्ता के विशेष कार्यों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर बायोस? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपने विशेष कार्य को कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग करना है तो हम लोग एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कोई और भी ऐसे सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस पेंट हो गया। अगर हमें कोई कैलकुलेशन करना है, अकाउंटिंग करना है, तो हम लोग एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब क्या है, एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष कार्य के लिए बना हुआ है। और ये भी ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही इंस्टॉल होता है। अगर आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्ट नहीं इंस्टॉल हो सकता। आपके मोबाइल में अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल करने की बात की जाए या फिर फेसबुक इंस्टॉल करने की बात की जाए तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड इंस्टॉल करना होगा, हालांकि ये पहले से ही इंस्टॉल्ड रहता है। देखिए मोबाइल का फंक्शनिंग और कंप्यूटर के फंक्शनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कंप्यूटर आप कोई सा भी परचेज करते हैं, चाहे वो उसमें विंडोज़ रहे या डॉस रहे या मैक रहे, आप उसको कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में चाहें, अगर सपोज करिए कि विंडोज़ उसमें 7 है, आप चाहते हैं विंडोज़ 10 उसमें इंस्टॉल करना, तो आप इसको पहले कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल रहता है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में इंस्टॉल रहता है विंडोज 7, आप कंप्लीटली इसको डिलीट करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं हो सकता है। मोबाइल में आप एंड्रॉयड को कभी भी डिलीट नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो मदरबोर्ड पे जो चिप रहता है उसी में ही इंस्टॉल होता है, और उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का फर्मवेयर है। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो बेसिकली किसी चिप पे इंस्टॉल्ड होता है, उसको हम लोग कभी भी डिलीट नहीं कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर? ये सभी को पता है, सबसे फास्टेस्ट होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अत्यधिक जटिल वैज्ञानिक कैलकुलेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। उससे कम पावरफुल होता है मेन फ्रेम, फिर होता है आपका मिनी कंप्यूटर, और सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं वह किसका उदाहरण है? मेन फ्रेम का, सुपर कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर का या फिर मिनी कंप्यूटर का? तो ये सवाल पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें ये सवाल पूछा जा चुका था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। देखिए माइक्रो सबसे छोटा होता है, छोटा साइज के टर्म में नहीं बोला जा रहा है बल्कि उसके कैपेबिलिटी के। माइक्रो और मिनी कंप्यूटर का साइज अगर हम लोग बोले तो सेम ही रहता है, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, वो जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, वो बहुत ही हायर कॉन्फ़िगरेशन का होता है मिनी कंप्यूटर में। एक कॉलेज में इंस्टॉल किया जाता है, सर्वर इसी पे होता है। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो वो हमारे घर में रहता है बेसिक कार्यों के लिए, जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, तो वो माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, स्थायी डेटा संग्रहण यानी कि परमानेंट किसी डेटा को स्टोर करने के लिए
मुख्य रूप से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है इन चारों ऑप्शन में से? रैम, रजिस्टर, हार्ड डिस्क या फिर कैश? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपको पता होगा एक तरीके का ये सेकेंडरी स्टोरेज है, अलग अलग साइज के आते हैं। हालांकि अब हार्ड डिस्क बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता, इसका अपग्रेडेड वर्जन है एसएसडी। ये काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी फास्ट होता है, इसके कंपैरिजन में इसका रीड राइट स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज का ही उदाहरण है और इसमें भी हम लोग कोई डेटा परमानेंट ही स्टोर करते हैं। तो देखिए, रैम अगर हो गया तो ये प्राइमरी स्टोरेज के लिए होता है और इसमें टेम्पोररी स्टोर किया जाता है, जैसा कि हमने देखा था ये वोलेटाइल इन नेचर होता है। रजिस्टर की बात की जाए तो ये बहुत ही छोटा मेमोरी होता है, ये सीपीयू डायरेक्टली इसको इस्तेमाल करता है और ये टेम्पोररी नेचर का होता है। ठीक उसी तरीके से कैश, ये भी प्राइमरी मेमोरी है और बहुत ही छोटा और बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी होता है। लेकिन ये सब टेम्पोररी नेचर के हो गए, रैम, रजिस्टर और कैश। परमानेंट के लिए होता है आपका हार्ड डिस्क। उसमें हम लोग डेटा जब स्टोर करते हैं तो उसको जब तक हम लोग अपने मैनुअली रूप से नहीं डिलीट करते हैं वो खुद ब खुद डिलीट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डेटा और सूचना के बीच सही अंतर कौन सा है? यहाँ सवाल पूछा जा रहा है डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों एक ही है? सूचना यानी इंफॉर्मेशन जो है वह रॉ डेटा है, कच्चा डेटा है, डेटा एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, या फिर इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड डेटा? तो देखिए, कई बार इसको पढ़िएगा तो हो सकता है ये कंफ्यूजन क्रिएट करे, लेकिन जब इसका डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पूरे अच्छे तरीके से पता होगा, आपने थ्योरी क्लास अगर इसका अटेंड कर रखा है तो बहुत ही इजीली इसको आंसर कर दीजिएगा। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, वो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है। लेकिन उसी डेटा को अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं और एक मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तब वह इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना में तब्दील हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इंफॉर्मेशन जो है वह एक प्रोसेस्ड डेटा है। डेटा को जब हम लोग प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल संदर्भ में कन्वर्ट कर देते हैं, तब जाके वह इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तेज प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू द्वारा सीधे किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, पेन ड्राइव या फिर डीवीडी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइमरी मेमोरी। देखिए, मेमोरी जो है, सीपीयू अगर कोई भी चीज़ को यूज़ करती है तो सबसे पहले वह प्राइमरी मेमोरी को ही यूज़ करती है। रोम हो गया या फिर रैम हो गया, कैश हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सब प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। जैसा कि हमने बताया था, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें तभी तक डेटा रहते हैं जब तक हम उस पर काम कर रहे हैं या फिर उसमें पावर है। जैसे ही पावर ऑफ होता है या फिर उस प्रोग्राम को हम बंद करते हैं, रैम से वो डेटा डिलीट हो जाता है। इसीलिए कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में आप लोग देखिएगा, रैम का साइज डिफाइन रहता है। जितना ज़्यादा रैम का साइज रहेगा उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीयू? इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट। सीयू बेसिकली क्या है? एक तरीके का ऐसा कंपोनेंट है सीपीयू के अंतर्गत जिसके सुपरविजन यानी देख रेख में सारे कार्य होते हैं। जो भी प्रोसेसिंग होती है वह सब कंट्रोल यूनिट के देख रेख में ही होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम और निर्देशों का समूह है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन। ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया है। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। तो इन चारों के बारे में जब आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आप आंसर कर दीजिएगा। सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल फॉर्म? कोई भी प्रिंटेड अगर टेक्स्ट है उसको हमें डिजिटल रूप में बदलना है तो उसके लिए कौन सा डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं? प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर या फिर स्पीकर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कैनर। यूजुअली क्या होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन में भी कैमरा के माध्यम से हम लोग फ़ोटो को स्कैन करते हैं और फिर उसके बाद उसका स्कैन कॉपी हम लोग अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में अपलोड करते हैं। तो वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी को, कोई प्रिंटेड चीज़ को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट क्या करता है? एक स्कैनर ही करता है। अब हम लोग समझते हैं कि वो कैमरा कर रहा है, कैमरा बेसिकली उसको कैप्चर कर रहा है, लेकिन स्कैन उसको जो टेक्स्ट फॉर्म है उसको डिजिटल रूप में तब्दील कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है? सवाल में बेसिकली यही पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो एक साथ कई सारे यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं। अब ये कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर लगा हुआ है और उस पे 1000 लोग बैठ के एक साथ यूज कर रहे हैं। सवाल ऐसा नहीं पूछ रहा है, बल्कि उसी कंप्यूटर को हम लोग इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग जगहों से उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार में।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर इसलिए डिजाइन किया जाता है, काफी कॉस्टली, करोड़ों में ये कंप्यूटर आता है, इसलिए क्योंकि एक ही साथ एक चीज को अगर कोई इस्तेमाल करना है तो वो फीचर हमें मेन फ्रेम प्रोवाइड करता है। सुपर कंप्यूटर इससे भी ज्यादा एडवांस्ड होता है, वो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेन फ्रेम क्या है, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सेंट्रलाइज्ड डेटा एक बार में कई सारे लोग, जैसे एम्स का अगर डेटा को यूज करना है तो एम्स हॉस्पिटल का ब्रांच पूरे इंडिया में आप देखिए कितना है, एक साथ उस डेटा को यूज करना है तो वो किस कंप्यूटर पे उसका डेटा स्टोर रहेगा, मेन फ्रेम में। रेलवेज हो गया, कई सारे यूजर्स एक ही बार में वो टिकट काटते हैं। फिर आपका बैंकिंग हो गया, तो उन सब के लिए उनका जो सर्वर होता है, उनका जो मेन सिस्टम्स होता है वो मेन फ्रेम पे ही इंस्टॉल्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और ये सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध को कौन सा कथन सबसे अच्छा समझाता है? बेसिकली ये पूछ रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशन कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेहतर तरीके से समझाता है। पहला ऑप्शन को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से स्वतंत्र रूप से काम करता है, तो ये गलत हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से नहीं कार्य करता बल्कि एक साथ काम करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सॉफ्टवेयर फिजिकल है बल्कि हार्डवेयर लॉजिकल है, तो ये तो पूरी गलत हो गया। सॉफ्टवेयर ही लॉजिकल है बल्कि हार्डवेयर क्या है, वह फिजिकल है, जिसको हम लोग देख सुन सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो वो हार्डवेयर में आता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, हार्डवेयर भौतिक होता है, यानी हार्डवेयर फिजिकल है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्देश देता है। तो ऑप्शन सी सही होगा और ऑप्शन डी ये तो ऐसे ही गलत है, दोनों एक नहीं होते। अब देखिए यहाँ पहला ऑप्शन जो बोल रहा है हार्डवेयर वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से स्वतंत्र रूप से काम करता है, तो ये गलत क्यों है? आप अपने मोबाइल फोन का उदाहरण लीजिए, आपको कैमरा इस्तेमाल करना है, तो कैमरा क्या है, मोबाइल फोन का एक हार्डवेयर ही है। उसको यूज करने के लिए, उससे फोटो क्लिक करने के लिए आप क्या करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, तो बटन भी क्या है, आपका एक हार्डवेयर ही है। वो दिख रहा है, उसको हम लोग छू सकते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, कैप्चर करता है कि भैया इस हार्डवेयर को इस्तेमाल करिए, ये किस चीज़ के लिए बना है, इमेज कैप्चर करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर की मदद से ही इस हार्डवेयर को हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट ए गलत हो जा रहा है। अब चलिए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? तो देखिए ये एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी विशेष कार्य के लिए बना हुआ होता है। क्या वह एंटीवायरस है, कंपाइलर है, ब्राउजर है या फिर स्प्रेडशीट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटीवायरस। देखिए एंटीवायरस का काम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हानिकारक प्रोग्राम्स, यानी कि ये जो मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं उससे बचाता है, और इसीलिए यह एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। ये किसी विशेष कार्य के लिए बना है। कंपाइलर क्या है, ये एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है, ये आगे के सेक्शन में हम लोग समझेंगे। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट के वेबसाइट्स जो होते हैं, हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। और स्प्रेडशीट क्या हो गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर अकाउंटिंग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे इसका सबसे बेहतर उदाहरण है MS एक्सेल। ये एक स्प्रेडशीट होता है जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो चलिए यहाँ खत्म हो गया हमारा पटना हाई कोर्ट का कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर 1। अब बहुत ही जल्दी दूसरा सेशन लाऊंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स की जो पीढ़ी होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और सबसे लेटेस्ट हमारा 5th जनरेशन जिसमें AI है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड MCQ कंडक्ट करेंगे। और दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अलग अलग प्रकार के जो कंप्यूटर्स हैं जिसमें हम लोग माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।